नमस्कार, कैसे हैं फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, महाराष्ट्र सदन में एनडीए सांसदों की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, काशी अवध क्षेत्र के सांसद शामिल होंगे। बड़ी खबर है, पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे, यह भी जानकारी इस वक्त आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, नूह हिंसा के बाद यूपी के 11 जिलों में अलर्ट है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। नूह हिंसा के बाद यूपी के 11 जिलों में अलर्ट। एडिशनल कमिश्नर ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं, पुलिस को जगह जगह ग्राउंड पर चेकिंग के निर्देश। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा हिंसा पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, ये फूट डालो राज करो की राजनीति का परिणाम है। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका ने लिखा, मोहब्बत की दुकान को बुलंद रखना होगा। चौथी बड़ी खबर, बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का बयान, मोदी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह उन्होंने कहा। तिवाड़ी ने कहा कि सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। बड़ी खबर हलफनामे में दोष सिद्ध पर रोक लगाने की मांग की है। राहुल ने कहा वो अपराध के दोषी नहीं है। छठी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ है। कर्नाटक मॉडल पर पूरे देश के लिए बनेगा नया मॉडल, सुरजेवाला ने कहा। सातवीं बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो है ज्ञानवापी सर्वे पर लेकर ज्ञानवापी सर्वे पर कल आएगा फैसला। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी ने 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालयों को डिग्री देने का अधिकार नहीं है, यूजीसी ने कहा है। 20 में से 8 फर्जी यूनिवर्सिटी दिल्ली में मौजूद हैं। और 9वीं बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग की दरों को बरकरार रखने का फैसला। 3 राज्यों ने 28% दर पर पुनर्विचार करने की मांग की है। 3 महीने बाद जीएसटी काउंसिल दरों में की समीक्षा करेगी। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको बताते हैं आज कौन कौन सी खबरें हमारे इस कर्टन में। पहली खबर, क्या हरियाणा हिंसा के बाद साइबर फ्रॉड बढ़ जाएंगे? सरकार ने भी आज यह आशंका जाहिर की है। पूरी खबर आपको देखना जरूरी है। दूसरी खबर, हिंसा में आम जनता की संपत्ति जलती हुई दिख रही है, लेकिन देश के विधायक मालामाल होते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में लाल डायरी के 3 पन्ने आज खुल गए हैं। कितने राज निकले, कितने किरदार दिखे, पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको बताएंगे। चौथी खबर, बॉलीवुड फिल्मों को भव्य बनाने वाले नितिन देसाई ने आज खुदकुशी कर ली। कारण सुनकर आप चौंक जाएंगे। और 5वीं खबर, क्या केदारनाथ धाम के गर्भगृह में लगा सोना मिलावटी है? असली नकली का खेल क्या है, यह आपको जानना जरूरी है। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और फिक्र आपकी की शुरुआत हरियाणा में हुए दंगे की खबर से। आज आपको बताएंगे कि कैसे हरियाणा की यह हिंसा देश में होने वाले साइबर फ्रॉड को और बढ़ा सकती है। उससे पहले आपको आज के कुछ अपडेट्स दे देते हैं। हरियाणा में बीती रात से अब तक हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि नूह, गुरुग्राम, सोहना और पलवल में तनाव कायम है। नूह में आज भी कर्फ्यू जारी रहा। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि हेट स्पीच और हिंसा ना होने दें। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने टीवी 9 भारतवर्ष पर साफ कह दिया है कि हरियाणा सरकार फेल हो गई। उसका उदाहरण भी आज दिख गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यह कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस, न आर्मी और न समाज कर सकता है। तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि उपद्रवियों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं था। हिंसा में यह भी दिखा कि उपद्रवियों के निशाने पर सिर्फ ब्रज मंडल यात्रा नहीं थी, निशाना नूह का साइबर क्राइम थाना भी था। इसीलिए सवाल कई हैं, क्या मेवात हिंसा के बाद देश में साइबर क्राइम के मामले और बढ़ने वाले हैं? क्या मेवात हिंसा के बाद फर्जी कॉल से धोखाधड़ी और अकाउंट से पैसे निकल जाने की वारदात बढ़ने वाली है? पूरी खबर से पहले ये छोटी सी रिपोर्ट है। ये जली हुई गाड़ियां देखिए, ये फूके हुए वाहन बताएंगे आने वाले दिनों में देश में ऑनलाइन ठगी की वारदातें बढ़ सकती हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़, चकनाचूर शीशों से पता चलेगा कि देश में अचानक से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। ये हाईजैक की गई बस, टूटी हुई दीवार बताएगी आपके फोन और इंटरनेट को हैक करने का बेखौफ खेल खेला जा सकता है। ये टूटी हुई छत बताएगी कि आपके बैंक खाते की सभी जानकारी चुराकर पैसा तक गबन कर लेने की वारदातें अचानक से बढ़ सकती हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेवात रीजन में आने वाला नूह का साइबर थाना है, जिसे सांप्रदायिक हिंसा की आड़ में जलाकर राख कर दिया गया। वही मेवात
जो बन चुका है नया जामताड़ा। जामताड़ा यानी साइबर फ्रॉड का गढ़। इस कहानी में एक और एंगल है, और वो एंगल ये है कि साइबर फ्रॉड के थाने पर अगर अटैक किया गया है तो सोचिए अब जिन जिन लोगों ने साइबर क्राइम किया हो या फिर जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर इन दंगों को अंजाम दिया हो, उन तक पहुंचने के लिए क्या किया जाएगा। आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो फर्जी ऑडियो वीडियो कॉल्स आते हैं, कॉल आने और किसी लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, इन फ्रॉड कॉल्स का ज्यादातर कनेक्शन हरियाणा के इसी मेवात से होता है। केंद्र सरकार के मुताबिक मेवात के 14 गांव साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, उसमें भी नू साइबर ठगों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए यहां साइबर पुलिस थाना खोला गया है। सोमवार को इसी थाने को जला दिया गया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हिंसा का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने थाने को टारगेट किया। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने साइबर थाने से जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो बेहद हैरान करने वाली है। ये नूह का साइबर थाना है। 2 दिन पहले यहाँ दंगाइयों की भीड़ दाखिल हुई। इस बस को हाईजैक करके सबसे पहले दीवार तोड़ दी। उपद्रवियों का मकसद तब तक साफ नहीं था, लेकिन इसके बाद वो थाने में आगे की तरफ बढ़े और सामने जो कुछ भी दिखा वो जलाकर राख कर दिया। यहाँ पर जो कर्मचारी थे साइबर थाने में, उनकी जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, चाहे उनकी सरकारी गाड़ियाँ थी या उनकी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, सबको आग के हवाले कर दिया गया। ख़बर ये भी है कि कई गाड़ियाँ जो हैं कई मामलों के आईओ की थी, उनकी जो हैं उनके गाड़ी के अंदर लैपटॉप थे, दस्तावेज़ थे, तमाम सबूत थे, वो भी जलकर खाक हो गए। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता जितेंद्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि भीड़ ने टारगेट करके लैपटॉप और दस्तावेजों को जला दिया। सवाल है क्यों? क्या इसलिए ताकि साइबर अपराध के सारे सबूत खत्म हो जाएं? सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना में दर्ज एफआईआर कहती है कि भीड़ पुलिस कर्मियों को जान से मारने के इरादे से आई थी। तो क्या नूह की सांप्रदायिक हिंसा के पीछे साइबर ठग मॉड्यूल का दिमाग था? जो नूह और मेवात का इलाका है वो मिनी जामताड़ा के नाम पर की तरह जो है बसता जा रहा है। साइबर की तरफ से लगातार उन पर नकेल कसी जा रही थी और साइबर थाना उसमें बहुत बड़ा हथियार था। तो ऐसे में इसका बहुत महत्व होता है कि साइबर थाने में जिस तरह से अटैक किया गया है, उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि किस तरीके से जो साइबर की तरफ से साइबर की जो सेल है, साइबर की टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही थी कि उस पूरे नेक्सस को, उस पूरे ग्रोह को तोड़ा जाए। और ऐसे में काफ़ी एक्शन भी हुआ था, कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई थी, कई हैकर्स को पकड़ा गया था। ऐसी आशंका भी है कि साइबर थाने को फूंकने वाले मिनी जामताड़ा यानी मेवात में साइबर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हो सकते हैं। इस सच्चाई से हरियाणा के गृह मंत्री भी इनकार नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से साइबर थाने पर अटैक हुआ है और जिस प्रकार से वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, हम इस एंगल की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं ये साइबर ठगों का तो नहीं कमाल है सारा। ऐसा कहा जा रहा है कि बीते दिनों हरियाणा पुलिस ने नूह में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नूह हिंसा की आग के पीछे साइबर क्रिमिनल्स हो। जितेंद्र भाटी, नूह, टीवी 9 भारतवर्ष। स्टोरी में असली ट्विस्ट क्या है कि शोभा यात्रा के ऊपर हमला किया गया और उसकी आड़ में नूह थाने पर हमला किया गया, या फिर नूह थाने पर हमला करना टारगेट था और शोभा यात्रा जो है वो तो एक स्पिलओवर था। असली ट्विस्ट क्या है? नूह में नल्लड़ शिव मंदिर से हिंदू संगठनों की जलाभिषेक यात्रा शुरू हुई थी। यहां से साइबर थाने की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। अप्रैल में नूह के 14 गांव में साइबर ठगों के खिलाफ रेड पड़ी थी। उसमें खेरला गांव साइबर क्राइम का हब माना जाता है। यहां से साइबर थाने की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। इसी खेरला मोड़ से यात्रा पर पहला पत्थर फेंका गया था। ऐसे में साइबर साजिश वाली आशंकाएं प्रबल हैं, क्योंकि नूह से अनजान लोगों को फोन पर वीडियो कॉल करके उनका न्यूड वीडियो बनाकर सेक्सटॉर्शन किया जाता है। खरीद बिक्री वाले ऐप पर फर्जी ऐड देकर ठगी की जाती है। नकली बैंक अधिकारी बनकर जालसाजी की जाती है। फर्जी कॉल सेंटर बनाकर जालसाजी, पुलिस अधिकारी की फोटो लगाकर लोगों को पहले डराना और फिर उगाही करना, ये सारे अवैध काम नूह से इंटरनेट के जरिए होते हैं। और अप्रैल में केंद्र सरकार के निर्देश पर जो बड़ी छापेमारी हुई थी वो मेवात के 14 गांव में की गई थी। उस दौरान 125 आरोपियों को पकड़ा गया था।
इनके ऊपर फोन और कंप्यूटर के जरिए लोगों से ठगी करने का आरोप है। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 102 टीमें बनाई गई थीं, जिसमें करीब 5000 पुलिसकर्मी शामिल थे। मेवात के 14 गांव में 300 जगह रेड की गई। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, स्मार्टफोन, लैपटॉप, आधार कार्ड, एटीएम स्वैप मशीन मिले थे। माना जाता है कि इस छापेमारी ने नूह में तैयार साइबर अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ कर रख दी थी। इससे तिलमिलाया माफिया बदले की फिराक में था और ऐसे में हो सकता है कि शोभा यात्रा उसके लिए एक मौका साबित हुई हो। अब सरकार इस एंगल से भी जांच कर रही है। हमने आपको बताया कि नूह के साइबर थाने पर टारगेटेड अटैक हुआ। अब इसके एक एक सबूत देखिए। हम आपको नल्हड़ मंदिर पर हमले और साइबर क्राइम थाने पर अटैक में हुई एफआईआर की एक्सक्लूसिव डिटेल दिखाने वाले हैं, जो साफ इशारा कर रही है कि कैसे दोनों जगहों पर उपद्रवियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमले को अंजाम दिया। एफआईआर नंबर 253 में नूह साइबर क्राइम थाने में हिंसा की एक एक डिटेल दर्ज है। ये एफआईआर पीएसआई सूरज की तरफ से दर्ज कराई गई है। जब पुलिस वालों पे अटैक हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में तकरीबन 125 राउंड फायरिंग जो है वो भी की गई, ताकि जो उपद्रवी है वो अंदर ना आए। लेकिन इसके बावजूद भीड़ इतनी ज़्यादा थी। एफआईआर ये बताती है कि उपद्रवी जो हैं वो अटैक कर रहे थे और इस बात को लेकर कह रहे थे कि जो पुलिस वाले हैं इनको जिंदा जला दो। इस तरीके से एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे थे और जो सैकड़ों की तादाद में जो उपद्रवी हैं उन्होंने साइबर थाने को अपना निशाना बनाया। इसके अलावा थाने पर हमले की एफआईआर में फायरिंग की घटना का भी जिक्र किया गया है। थाने को घेरने के बाद उपद्रवियों ने पुलिस वालों को जान से मारने के लिए अवैध हथियारों से फायरिंग की। भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी जारी रखी। जानमाल की सुरक्षा और आत्मरक्षा को देखते हुए पुलिस वालों की तरफ से भी फायरिंग की गई। साइबर थाने के साथ नल्हड़ महादेव मंदिर पर भी उपद्रवियों ने सोच समझकर धावा बोला। एफआईआर नंबर 398 कुछ यही कहानी कह रही है। ये एफआईआर एएसआई धर्मेंद्र ने दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक समुदाय विशेष के 800 से 900 लोग हाथों में लाठी, डंडे और अवैध हथियार लेकर आए थे। उपद्रवियों की भीड़ धार्मिक नारेबाजी कर रही थी और जलाभिषेक यात्रा में बाधा पहुंचाने के लिए ये भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। एफआईआर में आगे उपद्रवियों की तरफ से पुलिसकर्मियों और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग का भी जिक्र है। उपद्रवियों ने योजनाबद्ध तरीके से यात्रियों और पुलिस पर पत्थरों से हमला किया, अवैध हथियारों से फायरिंग की। होमगार्ड के जवान को चोट लगी। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग भी की। उपद्रवियों ने पास में खड़ी गाड़ियों में पेट्रोल लाए गए बोतल से पेट्रोल छिड़क कर गाड़ियों पर उनमें आग लगा दी। योजनाबद्ध तरीके से पत्थरों से और अवैध हथियारों से फायरिंग की गई और हमला किया गया। यानी साफ है कि नूह में हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि पूरी तैयारी के साथ इसे अंजाम दिया गया। अंग्रेजी में कहते हैं मेथड इन मैडनेस। इस पागलपन के पीछे प्लानिंग थी। एफआईआर के मुताबिक साइबर क्राइम थाने और नल्हड़ मंदिर पर उपद्रवियों ने सोच समझकर पुलिसकर्मियों और लोगों पर जानलेवा हमला किया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि नल्हड़ मंदिर पर हमला करने आए लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे, वो आपस में क्या कह रहे थे। एफआईआर नंबर 252 और एफआईआर नंबर 399 की एक्सक्लूसिव डिटेल रिपोर्ट है। एफआईआर नंबर 399 में उन उपद्रवियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने नल्हड़ महादेव मंदिर पर अटैक किया, पुलिस वालों और लोगों पर पत्थर चलाए, फायरिंग कर मारने की कोशिश की। ये एफआईआर हिंसा वाले दिन बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात मुकुल कथूरिया ने दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक इन व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति आपस में एक दूसरे को आदिल, तालिम, अरसद, अजरुद्दीन, कसीर, सकीर, जुनैद, सलमुद्दीन, इकबाल, आजाद, इलियास, अकबर और राहुल जैसे नामों से संबोधित कर रहे थे। एफआईआर में ऐसे करीब 28 नाम दर्ज हैं। इन लोगों पर साजिश के तहत मंदिर पर हमला करने का आरोप है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से बाहर से आए हुए भक्तजनों और मेरे साथ बाकी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। अब जरा एफआईआर नंबर 252 पर नजर डालिए। ये इंस्पेक्टर पंकज कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर में अड़बर चौक नूह की घटना की एक डिटेल है। करीब 600 से 700 असामाजिक लोगों ने धार्मिक नारे लगाए। असामाजिक लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। भीड़ ने पुलिस बल पर अवैध हथियारों से फायरिंग की।
एक गोली इंस्पेक्टर अनिल कुमार के पेट में लगी। गोलीबारी पत्थरबाजी में एएसआई जगबीर भी घायल हो गए। हमारी तरफ से पिस्टल AK-47 से हवाई फायरिंग की गई। पुलिस को मारने की नीयत से पथराव और फायरिंग सोची समझी साजिश के तहत किया गया। चारों एफआईआर से एक बात तो साफ है कि नूह को जानबूझकर हिंसा की प्रयोगशाला बनाया गया। अब सवाल शासन प्रशासन पर है कि उन्हें साजिश की भनक क्यों नहीं लगी। सोचिए जरा, अगर इतनी रिपोर्ट डिटेल में सामने आ रही है तो जिनकी जिम्मेदारी बनती है इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना, वो अपनी ही इंटेलिजेंस नहीं कलेक्ट कर पाए। हरियाणा में जो दंगा हुआ वो यकीनन शासन और प्रशासन की नाकामी है। मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी तक जो बयान दे रहे हैं वो बताता है कि यहां पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज्ड है। लेकिन आप और हम नहीं हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, और सच यह है कि किसी को कुछ नहीं पता है। सबसे शर्मनाक तो यह है कि खुद सीएम मनोहर लाल ने आज कहा कि पुलिस सुरक्षा के लिए होती है लेकिन सबकी जान नहीं बचा सकती। सवाल यह है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे राज्य के मुख्यमंत्री को यह बात कहनी चाहिए? ये रिपोर्ट देखिए। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है न आर्मी कर सकती है। सुना आपने, ये उस हरियाणा के सीएम का बयान है जहां के कई जिले सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठे, कई लोगों की मौत हो गई और साहब कहते हैं कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है न आर्मी कर सकती है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है न आर्मी कर सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये भी कहना है कि नूह में जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जाएगा, दंगाइयों से उसकी वसूली की जाएगी। इसके बाद चर्चा में बुलडोजर मॉडल भी है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा कि शासन प्रशासन में कानून व्यवस्था को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है। पर इतने पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतनी गोलियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह से गोली नहीं चल सकती है। ये कहीं ना कहीं कौन लोग हैं? गृह मंत्री अनिल विज हिंसा के पीछे साजिश देख रहे हैं, लेकिन इस बात पर खामोश हैं कि लोकल इंटेलिजेंस फेल क्यों हुआ। हरियाणा पुलिस और सीआईडी डिपार्टमेंट के बीच कोई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं दिखा? पत्थर कब से जमा हो रहे थे, हथियार कब से जुटाए जा रहे थे, इसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी? 3 साल से जो यात्रा निकल रही थी, 3 साल से पर्याप्त तो सुरक्षा देते थे, इस बार नहीं दी। चलिए, तो आप ये बड़ी सावधानी से कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नूह के मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार फेल हुई। वीएचपी का ये दावा है, वीएचपी ये कह रही है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार नूह में फेल हुई। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। मैं ये स्पष्ट मान रहा हूं कि स्थानीय प्रशासन की इंटेलिजेंस की मॉन्यूमेंटल। सर, अभी आपने कहा कि आप मेरी 2 बातें मानते हैं और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके शब्द में आपके मुंह में शब्द डाल रहा हूं। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शायद अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मनोहर लाल जी का नाम नहीं लिया था। आप शब्द सजेस्ट कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैंने मनोहर जी का नाम नहीं लिया। सरकार तो मनोहर लाल खट्टर, पर अगर आप इसको इस रूप में कहना चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कहने में कि सरकार की भी इंटेलिजेंस की फेल्योर है, बंदोबस्त की फेल्योर है। सर, ये नहीं कहेंगे कि सरकार की फेल्योर है? और क्या कह रहा हूं? सरकार की ये 2 फेल्योर्स हैं, इंटेलिजेंस की और दूसरी बंदोबस्त की। सीएम गृह मंत्री के सुर अलग हैं, तो डिप्टी सीएम ने जलाभिषेक यात्रा निकालने वाले आयोजकों पर जानकारी छिपाने के आरोप लगाए। जो आयोजक थे यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। अब जरा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का यह बयान भी सुनिए। हथियारों को जमा करने की साजिश पर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हैरान करने वाला था। असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी तो कौन दोषी है। ये अगर साजिश है तो सरकार क्या कर रही थी? दोनों तरफ से जब उकसाने वाली बातें आ रही थी तो ऐसे में क्या पुलिस की तैनाती नहीं होनी चाहिए थी, नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता और प्रशासनिक चूक है बड़ी पैमाने पर।
साफ है कि हरियाणा का पूरा सिस्टम फेल हो गया और अब ये बातें खुलकर सीएम मनोहर लाल खट्टर के अपने लोग भी बोलने लगे। जैसे जैसे हिंसा की लपटें बुझ रही हैं, वैसे वैसे बर्बादी के निशान सामने आ रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाताओं ने हरियाणा के उन इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जो हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नूह में बाइक शोरूम से लाखों की बाइक लूट ली गई, तो सोना और बादशाहपुर में लोग दहशत में अपने घर तक छोड़कर चले गए। हिंसा का दर्दनाक मंजर बयां करती है रिपोर्ट, जरूर देखें। हिंसा की आग भड़की तो चपेट में नूह का ये बाइक शोरूम भी आया। उपद्रवियों की भीड़ ने शोरूम पर धावा बोल दिया, कुछ बाइक्स में आग लगा दी और कुछ लूट कर ले गए। एक बाइक शोरूम का ये गोदाम है, यहाँ पर तकरीबन 500 की करीबन बाइक जो हैं वो खड़ी हुई थी। उपद्रवी जो थे उन्होंने इस गोदाम में भी लूटपाट की और यहाँ से 250 से ज़्यादा जो बाइक्स हैं उनको अपने साथ में यहाँ पर लूट करके यहाँ से लेकर गए। 250 के करीब बाइक थी हमारे, 250 के करीब लेके गए थे जी। और कुछ बाइक्स को जलाया भी गया, बता रहे हैं। कुछ बाइकें यहाँ जली हुई थी, आपके पास देखने को मिल जाएंगी। नूह के थाना शहर में ऐसी गाड़ियों का अंबार लगा है। उपद्रवियों ने जिन्हें आग लगाकर राख कर दिया। यहाँ की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। नूह थाने के दृश्य आपको दिखाएं, आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे, आपको लगेगा कोई जंक यार्ड है, लेकिन जंक यार्ड नहीं है। ये वो तमाम वाहन हैं जिनको इन बवालियों ने, उपद्रवियों ने अपने कह सकते हैं कि हिंसा का शिकार बनाया। ये देखिए तमाम वो गाड़ियां हैं। केस प्रॉपर्टी क्योंकि बन चुकी हैं अब ये, और सामने देखेंगे तो लिखा भी जा रहा है कि नल्हड़, यानी कि जहां पर ये हिंसा शुरू हुई थी यहाँ से। मेवात से सटे हुए सोहना की नट कॉलोनी के लोग सहमे हुए हैं। हिंसा के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर छोड़कर चले गए। हमारे संवाददाता विवेक शर्मा जब इस इलाके में पहुंचे तो कई घरों पर ताले लटके मिले। इस वक्त हम मौजूद है सोहना की नट कॉलोनी में, जहां पर अभी भी हालात तनावपूर्ण है। घरों के बाहर ताले नजर आ रहे हैं। जब यहां पर हिंसा हुई थी उस वक्त यहां पर रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। कुछ लोग लौट के आए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लौटे नहीं हैं। उनके घरों के बाहर ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। जब तक ये माल ठंडा ना हो जाए, जब तक हम अपने बच्चे के लिए कैसे सुविधा लें, कैसे इसको कंट्रोल करें, हम तो ये देख रहे हैं तो ये सुविधा हो जाए तो हम अपने बच्चे को अपने घर पर ले आए। हमें भी डर लग रहा है, अब क्या करा, घर पे भी हम सांझ को चले जाते हैं और दिन में हम आ जाते हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में भी हिंसा के बाद से सन्नाटा पसरा है। गलियां सुनसान हैं और घरों में कोई नजर नहीं आता। शाहपुर के इस गली में बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही है। यहाँ तमाम जो घर हैं उन घरों में ताले लग गए हैं। यहाँ रहने वाले लोग अब अपने घरों में ताला लगाकर यहाँ से कहीं बाहर जा चुके हैं और ये सिर्फ एक घर। जलता हरियाणा, जलता मणिपुर, हिंसा की आग में झुलसते ये दो राज्यों की तस्वीरें हैं। मणिपुर में कितने लोग मारे गए, घर स्वाहा हो गए, दुकान से लेकर कारोबार तक सब खत्म हो गए, आम लोगों की संपत्तियां बर्बाद हो गई। हरियाणा के मेवात में भी यही हुआ, सैकड़ों लोगों की संपत्ति जलाई गई, कितने लोग अपना घर छोड़कर चले गए, बिजनेस को नुकसान पहुंचा, जान भी चली गई। लेकिन मणिपुर हो या हरियाणा, दोनों राज्यों में एक चीज कॉमन है, दोनों जगह जनता का पैसा लूटा, जनता की संपत्ति जली, नेताओं को ना के बराबर और जनता को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो, नुकसान जनता का ही होता है। नेताओं की कमाई तो बढ़ती ही जाती है। हमारे पास कई राजनीतिक दलों के विधायकों की संपत्ति को लेकर चौंकाने वाले समाचार। ये एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है, जिसमें देश के विधायकों की बढ़ती संपत्ति के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 4000 विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के कुल बजट यानी कि 49,103 करोड़ से भी ज्यादा है। इसी से आप समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी रकम है। देश भर के विधायकों की प्रॉपर्टी से जुड़े इन आंकड़ों पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। एडीआर ने बीजेपी, कांग्रेस, वाईएसआर, सीपी और आम आदमी समेत 84 दलों के विधायकों और निर्दलीय एमएलए की संपत्ति की पड़ताल की। इसके लिए चुनाव में दिए गए हलफनामों से डेटा निकाला गया और फिर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के आधार पर अगर इस लिस्ट में 5 बड़ी पार्टियों का आंकड़ा देखें तो बीजेपी पहले नंबर पर है। उसके 1356 विधायकों की कुल संपत्ति 16,234 करोड़ है।
अगर औसत निकालें तो बीजेपी के एक विधायक के पास करीब 12 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसके 719 विधायकों के पास 15,798 करोड़ की संपत्ति है। यहाँ औसतन एक विधायक की संपत्ति लगभग 22 करोड़ है। बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो दोनों दलों में विधायकों का अंतर लगभग आधा है, जबकि संपत्ति का फर्क सिर्फ 436 करोड़ है। कांग्रेस विधायकों की 15,798 करोड़ में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के अकेले की संपत्ति 1,413 करोड़ है। एडीआर की लिस्ट में तीसरे पायदान पर वाईएसआरसीपी हैं, जिसके 146 एमएलए 3,379 करोड़ के मालिक हैं, यानी उसके एक विधायक के पास औसत संपत्ति 23 करोड़ की है। डीएमके के 131 विधायकों के पास 1,663 करोड़ हैं और औसतन उसके एक एमएलए के पास 12.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। जबकि पांचवा नंबर आम आदमी पार्टी का है, उसके 161 विधायकों की प्रॉपर्टी 1,642 करोड़ है। मतलब एक विधायक की संपत्ति का औसत 10 करोड़ है। रिपोर्ट में राज्यवार विधायकों की संपत्ति का डेटा भी तैयार किया गया है। इनमें टॉप पर कर्नाटक है, यानी वहां के विधायक देश में सबसे ज्यादा अमीर हैं। एडीआर के मुताबिक कर्नाटक के 223 विधायक 14,359 करोड़ के मालिक हैं। महाराष्ट्र में 284 विधायकों की कुल संपत्ति 6,679 करोड़ है, तो वही आंध्र प्रदेश के 174 एमएलए के पास 4,914 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश के 403 विधायक कुल 3,255 करोड़ की दौलत रखते हैं। गुजरात इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है और उसके 182 विधायकों की कुल संपत्ति 2,987 करोड़ है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों का डेटा शामिल किया है। जनता लुटती रहे, बर्बाद हो जाए, लेकिन देश में माननीयों का मालामाल होना साल दर साल जारी है। एडीआर की रिपोर्ट से तो यही पता चलता है। इस सब के बीच में बात उस लाल डायरी की जिसने एक हफ्ते से राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा रखा है। आज बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। गुड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाल डायरी के 3 पन्नों में लिखी बातें मीडिया के जरिए दुनिया को बताई। गुड़ा ने दावा किया कि इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के लेन देन का पूरा ब्यौरा लिखा है। गुड़ा 3 पन्नों के आधार पर राजस्थान की राजनीति के 6 बड़े चेहरों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको इन 6 किरदारों की पूरी डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले कथित लाल डायरी के उन 3 पन्नों की बात करते हैं जिनके सामने आने के बाद राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का दावा है कि इन 3 पन्नों में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता समेत दूसरे लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। गुड़ा की तरफ से जारी 3 पन्नों में से एक में लिखा है, भवानी सामोता और राजीव खन्ना घर पर आए और आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसको पूरा करो। तो भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। लाल डायरी के इस पन्ने में 3 नाम लिए जा रहे हैं, भवानी सामोता, राजीव खन्ना और सीपी जोशी। गुड़ा की तरफ से जारी दूसरे पन्ने में लिखा है, वैभव जी और मेरी दोनों की आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर चर्चा हुई कि भवानी सामोता किस तरह तय करके भी लोगों के पैसे नहीं दे रहा है। गुड़ा के निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत हैं। वैभव जी मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। भवानी सामोता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। गुड़ा ने जो तीसरा पन्ना सार्वजनिक किया उसमें लिखा है, सौभाग्य जी PS2 सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूँ। राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के अभी सिर्फ 3 पन्ने दिखाए हैं, लेकिन 3 पन्नों में ही राजस्थान की राजनीति के कई महारथी आरोपों के घेरे में आ गए हैं। लाल डायरी के 3 पन्नों में अवैध लेन देन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें उनके दायरे में सीधे सीधे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। इसी के साथ 3 पन्नों में 6 और नाम सामने आए। चलिए आपको एक एक करके इन 6 किरदारों के बारे में बताते हैं। घर पर भवानी सामोता, राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो मैंने कहा कि
ये ठीक नहीं है। आप इसे पूरा करो तब। भवानी समोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी PS टू CM को फोन कर कहा कि मेरा RCA वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं CM साहब से बात करके बताता हूँ। लाल डायरी के 3 पन्नों की कहानी के पहले किरदार सीएम गहलोत के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हैं। गुड़ा का दावा है कि लाल डायरी धर्मेंद्र राठौड़ की है, उन्होंने लिखी है। ये हैंड राइटिंग है उनकी खुद की, धर्मेंद्र जी की। RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब की हैंड राइटिंग है। गुड़ा के मुताबिक लाल डायरी के पन्नों में लिखा दूसरा नाम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता का है, जो मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के करीबी हैं। गुड़ा ने 3 पन्नों के आधार पर जिस तीसरे शख्स का नाम लिया वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के PS सुभाग वर्मा हैं। गुड़ा दावा कर रहे हैं कि सुभाग वर्मा लेन देन की अहम कड़ी थे। गुड़ा के मुताबिक अवैध लेन देन में चौथा किरदार राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर राजीव खन्ना हैं। डायरी के पन्नों में उनका नाम कई बार आया है। गुड़ा ने डायरी के पन्नों के आधार पर मुख्यमंत्री के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत का नाम भी लिया। तीनों पन्नों में गुड़ा बार बार कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी का नाम ले रहे हैं। कथित लाल डायरी के 3 पन्नों के बाकी किरदार भी बार बार CP जोशी के नाम का जिक्र करते हैं। गुणा की डायरी में बहुत सारे गुणा भाग हैं, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? जब 24 जुलाई को बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने पहली बार विधानसभा के अंदर लाल डायरी लहराई, तब शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आज 9 दिन बाद गुड़ा ने 3 पन्ने सामने रखकर गहलोत को नई लड़ाई के लिए चुनौती दे दी है। गुड़ा ने जिस अंदाज में अपनी बातें कही उससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासी जंग में लाल डायरी केंद्र में रहेगी। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया। राजेंद्र गुड़ा ने 3 पन्ने दिखाए, साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि बात यही नहीं रुकेगी, लाल डायरी के और पन्ने बाहर निकलेंगे। इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। गुड़ा का आरोप है कि गहलोत सीधे अवैध लेन देन में शामिल थे। आज उन्होंने कहा वो मुकदमों से नहीं डरेंगे, जेल जाने के बाद भी खुलासे होते रहेंगे। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा और बाहर रहूंगा तो मैं जानकारी दूंगा। गुड़ा ने जब विधानसभा में लाल डायरी लहराई तब से कांग्रेस इसे खारिज कर रही है। कांग्रेस नेता इसे फर्जी बता रहे हैं। आज गुड़ा ने सवाल उठाने वालों को हैंड राइटिंग चेक कराने का चैलेंज दे दिया। राठौड़ जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं, जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब हैंड राइटिंग मिला लो। गुड़ा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब से उन्होंने लाल डायरी की बात कही है उन पर दबाव डाला जा रहा है। सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो झेल रहा हूँ। कौन कह रहा है? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में कहा, आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। इधर गुड़ा ने 3 पन्ने दिखाए, उधर राजस्थान विधानसभा के अंदर और बाहर राजनीतिक वार और पलटवार शुरू हो गए। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ लाल डायरी को हथियार बना लिया है। आज 3 पन्नों को लेकर किस तरह वाकई युद्ध छिड़ा, एक छोटी सी रील के जरिए देखते हैं। कोई ऐसा मुद्दा इनके पास नहीं है तो क्या करते हैं? तो षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच करके एक लाल डायरी का किस्सा बनाया गया और एक हमारा ही विद्रोही आदमी जो था उसको पकड़ करके जो है उसको आगे करके और उसको उससे जो है सारी बातें मिली भगत करके विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिली भगत करके ये सारा षड्यंत्र किया है। सक्षम एजेंसी को जांच करनी चाहिए। वो डायरी के पन्ने बाहर आए हैं, उसमें बहुत सारे नामों का उल्लेख है, उसमें खुद मुख्यमंत्री का उल्लेख है, तो कुछ भी नहीं है। यदि नहीं है तो कांग्रेस साबित करे। के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं
प्रतिपक्ष में एकजुटता नहीं है, तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस मुद्दे पे हमको बोलना है। आज राजेंद्र गुड़ा जी ने सारा खुलासा किया है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा लेन देन लाल डेयरी में है। गहलोत साहब के लाडलों की गतिविधियाँ चाहे राठौड़ साहब है, चाहे डॉक्टर महेश जोशी है और चाहे धारीवाल साहब है, सबके पोल खुल जाएगी। ऐसा हमें तो पता नहीं, किसी तरह की लाल डायरी हमने देखी नहीं, सुनी नहीं। ये तो सब काल्पनिक बातें, मुद्दे बनाने की बातें हैं और मुद्दे बना करके इनके पास में मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ये मुद्दे बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से ये साजिशन कर रहे हैं, इनको जनता सब देख रही है। लाल डायरी के जो पन्ने हैं ये जनता के लिए मुद्दे हैं या नहीं, ये सवाल है। लेकिन अगर करप्शन है तो वो जनता के लिए मुद्दा बन सकता है, यह भी सोचने वाली बात है। कांग्रेस और अशोक गहलोत के लिए लाल डायरी बड़ा सिरदर्द बन गई, क्योंकि आरोप लगाने वाले राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस विधायक हैं और अभी भी पार्टी में ही हैं। अब उनके तेवर बता रहे हैं कि वो इस मामले को छोड़ने वाले नहीं, यानी गहलोत को लेकर अभी ऐसे और पन्ने बाहर आए। लाल डायरी के बाद अब बात उस शब्द की करते हैं जो आज दिन भर राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को एक लंबा इंटरव्यू दिया। उनसे इंडिया अलायंस के गठन की वजह के बारे में सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि एनडीए के लोग कहते हैं कि इंडिया अलायंस एक डर की वजह से बना है। अधीर ने सवाल का लंबा जवाब देते हुए 2-3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, सबको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी को अकेले दम पर रोक नहीं पाएंगे। पीएम मोदी को रोकने के लिए एकजुट होना जरूरी है, इसीलिए विपक्षी दलों का साथ आना मजबूरी है। अधीर रंजन ने आगे कहा कि राजनीति में मजबूरी रहती है। कांग्रेस नेता ने मजबूरी की बात कही तो बीजेपी ने इसे विपक्ष के खिलाफ हथियार बना दिया। कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। बीजेपी नेता अधीर रंजन चौधरी के इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर घुमाने लगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। आपको इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। देखिए, सारे विपक्ष सबको लगा कि इस समय जो मोदी और साकी जो जगरनाट चलते हैं, हिंदुस्तान में जो त्राही त्राही मचा चुके हैं, सबको रुकने के लिए अकेले दम पे ये रुक नहीं पाएंगे, इसलिए सबको एकजुट होने जरूरी है। ये अब जरूर कह सकते, ये जरूरी है सबको एकजुट होना, एकजुट रहना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है इनके इस बयान के बाद कि मुद्दा क्या है, मोदी को रोकना या कुछ और। यह बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कोई छोटे नेता नहीं है, वो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, इसीलिए उनके शब्दों को बीजेपी ने पकड़ लिया है। इसके बाद मजबूरी शब्द को लेकर जमकर वार पलटवार। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। इसका आंसर तो खुद ही वो दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 2024 में 400 के ज़्यादा सीट लेके आएंगे और इसको रोकने के लिए सब एक साथ हुआ, इंडिया नाम को यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब मोदी जी को हराना इतना पॉसिबल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। 1 घंटे के वीडियो में 30 सेकंड का वीडियो काट लेना। अधीर रंजन जी उसमें कह रहे हैं कि एकजुटता ज़रूरी है और जो एकजुटता बनी है वो पूरे देश को एकजुट रखने के लिए और देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो पूरा कॉन्टेस्ट है वो ये है। हर आदमी अपनी हकीकत जानता है। ये मान लिया कि वो मोदी साहब को नहीं हरा सकते, तो निश्चित रूप से जो अपने बल पर चल नहीं सकते वो क्या सरकार देंगे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि 38 दलों का गठबंधन एनडीए का क्यों बना है। नरेंद्र मोदी जी तो नारा लगा रहे थे पार्लियामेंट में कि एक अकेला सब पर भारी होता है, तो फिर ऐसे ऐसे दलों तक को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी। वो ओपी राजभर जो उनकी विचारधारा के सैकड़ों वीडियो उनके खिलाफ पड़े हुए हैं। कांग्रेस का जो नेता सदन है, जो लीडर है अधीर रंजन, उनको ना तो बढ़िया हिंदी बोलनी आती है, ना बढ़िया इंग्लिश बोलनी आती है, या तो बंगला में बोलें। मैं तो एक मानता हूँ कि वो नेता के लायक नहीं है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी की बातों को कट पेस्ट किया है, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तो सवाल यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा क्या था। चलिए आपको उनके इंटरव्यू का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी को मौका मिला पाएंगे, इसलिए सबको, सारे विपक्ष
सबको लगा कि इस समय जो मोदी और साकी जो जगरनाट चलते हैं हिंदुस्तान में, जो त्राही त्राही मचा चुके हैं, सबको रुकने के लिए अकेले दम पे ये रुक नहीं पाएंगे, इसलिए सबको एकजुट होना जरूरी है। ये अब जरूर कह सकते, ये जरूरी है सबको एकजुट होना, एकजुट रहना। समुंदर में अब देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए, क्योंकि तीमी को ये लगे कि एकजुट होने से ये इसका भी ताकत बढ़ जाएगी। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी की एक बात पर आपने गौर किया हो तो उन्होंने इंडिया अलायंस में शामिल दलों की तुलना छोटी मछलियों से करते हुए तिमी फिश की बात कर दी। दरअसल तिमी फिश एक वेल शार्क है जो बहुत खतरनाक होती है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि जैसे तिमी फिश को देखकर छोटी मछलियां एकजुट हो जाती हैं, वही स्ट्रैटेजी विपक्षी दलों ने भी अपनाई है। अब फिक्र केदारनाथ मंदिर की उस गोल्डन मिस्ट्री की जिस पर महादेव के करोड़ों भक्त हैरान और परेशान हैं। उत्तराखंड उबल रहा है। वो तीर्थ पुरोहित गुस्से में हैं जिनका दावा है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना गायब हो गया है। मंदिर समिति गुस्से में है जिसका तर्क है कि केदारनाथ को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन आज पहली बार हम इस बेहद गंभीर मामले पर TV9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी और सटीक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सबसे पहले केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगी प्लेट्स की तस्वीर देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। ये वो प्लेट्स हैं जिनसे सोने का रंग उड़ चुका है। कुछ प्लेट्स काली पड़ चुकी हैं। कई प्लेट्स में आपको निशान भी नजर आ रहे होंगे। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सोने की प्लेट्स का रंग फीका कैसे पड़ सकता है। एक तस्वीर तो ऐसी है जिसमें पूरी की पूरी प्लेट पीतल की नजर आ रही है। इसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि केदारनाथ के गर्भगृह में सोना नहीं बल्कि पीतल लगा हुआ है। ऐसा दावा करने वाले हैं केदारनाथ के कई तीर्थ पुरोहित, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनके एक एक आरोपों का जवाब भी दिया है। पुरोहितों का दावा है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना गायब हो गया, जबकि मंदिर समिति का कहना है कि आरोप पूरी तरह से गलत है। मंदिर पुरोहित के मुताबिक केदारनाथ में 1.25 अरब का घोटाला हुआ, जबकि मंदिर समिति का कहना है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। पुरोहितों के मुताबिक गर्भगृह में लगा सोना चोरी से पीतल में बदल दिया गया, जबकि मंदिर समिति के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ में जिस तरह रिकॉर्ड भक्तों की भीड़ आई है, उसे देखते हुए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। पुरोहितों की मांग है कि केदारनाथ में सोने की ठगी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि मंदिर समिति ने साफ कह दिया है कि झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवाएगी। पुरोहित रातों रात सोने को पीतल में बदले जाने की जो बात कर रहे हैं, उसका आधार एक और वीडियो है। क्या कर रहे हो भाई? यह वीडियो जून महीने का बताया जा रहा है, जब गर्भगृह में कुछ कारीगर गोल्ड पॉलिश करते नजर आ रहे थे। उनके हाथों में ब्रश के साथ साथ गोल्डन पेंट भी है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति के खिलाफ विरोध की आवाज उठाई है और केदारनाथ से 230 किलो सोना गायब किए जाने का दावा किया। सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और अब फिक्र एक ऐसी खबर की जो दिल और दिमाग दोनों को बेचैन करने वाली है। जरा सोचिए, आम लोगों का घर जलता है, गाड़ियां जलती हैं, आशियाने फूक जाते हैं और नेता राजनीति करते हैं। वहीं दूसरी तरफ
एक बेमिसाल आर्ट डायरेक्टर जो अपने काम को भव्यता की पराकाष्ठा पर ले जाते थे। बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए सेट डिजाइन करते थे। लगान, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, स्वदेश जैसी फिल्मों के प्रोडक्शन डिजाइनर थे। कला निदेशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके थे। 4 नेशनल अवार्ड जीतने वाले एक ऐसी शख्सियत थे नितिन देसाई, जिनकी पहचान ही क्रिएटिविटी थी। वो अपने ही बनाए सेट पर खुद के स्टूडियो में ही खुदकुशी कर लेते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नितिन देसाई 9 अगस्त को अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। श्री नितिन देसाई, इनका मृतदेह जो है ये रस्सी को लटकता हुआ मिला है। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने अपने कर्जत वाले एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। नितिन चंद्रकांत देसाई, जो दुनिया में आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने एनडी स्टूडियो में खुद की अपनी भव्य दुनिया बनाई, जहां किला है, महल है, दरबार है, गांव है, शहर है, मंदिर है, वो सब है जिसमें क्रिएटिविटी और भव्यता की पराकाष्ठा है। इसी दुनिया से सुबह सुबह एक मनहूस खबर आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। एनडी स्टूडियो का यही वो गेट है जहां पे उन्होंने खुदकुशी की है और अंदर कई किलोमीटर दूर उन्होंने एक जगह पे फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। फॉरेंसिक टीम भी फिलहाल यहाँ पे पहुंच चुकी है और आगे की जांच रायगढ़ पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन गेट पे हम देख सकते हैं कि रायगढ़ किले की प्रतिकृति भी दिखाई दे रही है। अंदर कई सारे ऐसे सेट्स हैं जो मराठी फिल्मों में या फिर बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किए गए थे, जो खुद नितिन देसाई ने बनाए थे। लेकिन उन्होंने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह अभी पुलिस की तरफ से ढूंढी जा रही है। अभी तक कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिली है, ऐसी जानकारी रायगढ़ पुलिस के माध्यम से दी जा रही है। खबर बाहर आते ही जंगल में आग की तरह फैली कि जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी कर ली है। वो सिर्फ 58 साल के थे। बताया जा रहा है नितिन मंगलवार रात 10 बजे अपने कमरे में चले गए थे। आज सुबह काफी देर तक वो बाहर नहीं आए। लोगों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से देखा गया तो उनका शव पंखे से लटका हुआ था। दावा है कि करजत के अपने एनडी स्टूडियो में ही उन्होंने सुबह करीब 3:30 बजे फांसी लगाई। हालांकि पुलिस को यह जानकारी सुबह 9 बजे मिली। नितिन देसाई अपना ज्यादातर वक्त इसी स्टूडियो में बिताते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक ऑडियो क्लिप नितिन देसाई के मोबाइल से बरामद हुई है। ऑडियो क्लिप में 4 लोगों का जिक्र है। शक है कि उनकी वजह से नितिन देसाई दबाव में थे। फिलहाल मोबाइल को फॉरेंसिक टीम को दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिन 4 लोगों के नाम ऑडियो क्लिप में हैं, पुलिस जल्द ही उन्हें समन कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। नितिन देसाई की खुदकुशी की खबर सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया। सिनेमा जगत में सन्नाटा पसर गया। हर तरफ एक ही सवाल पूछे जाने लगे कि सेट डिजाइन का जादूगर ऐसे जान क्यों गंवा देगा, वो भी अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले। कोई दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कैसे कह सकता है? ऐसे में हमने भी इस बात की पूरी पड़ताल की, खुदकुशी की वजह जानने की कोशिश की। क्या करजत, क्या माया नगरी मुंबई, सब सन्न थे, हैरान थे। किसी के लिए भी नितिन देसाई की खुदकुशी की वजह समझ से परे थी, क्योंकि 4 दिन पहले ही 29 जुलाई को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया। 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के 29 साल पूरे होने पर खुशी जताई। 2 दिन पहले ही वो लाल बाग के राजा गणेश उत्सव मंडल के लोगों से मिले थे। सेट को लेकर बड़ी प्लानिंग की थी। 2 दिन पहले ही संडे के दिन यहाँ आए थे। यहाँ दोस्त 2-3 घंटा कम से कम रुके। लालबाग के राजा की टीम थी, उनकी टीम थी। सब बात हुआ कि कैसे बनाना है, क्या करना है। और हालांकि बहुत खुश थे उस दिन। स्टेज के ऊपर हम लोग बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। 1.5-2 घंटा यहाँ रुके। हालांकि जरा से भी कुछ अंदाज नहीं आया कि 2 दिन बाद में ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक नितिन पर 180 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज था, जो कर्ज ब्याज के साथ लगभग 250 करोड़ रुपए का हो गया था। जिससे कर्ज लिया था उसने वसूली के लिए लीगल कदम भी उठाए थे
और कलेक्टर को भी सूत्रों के मुताबिक पत्र लिखा था। सूत्रों के मुताबिक वसूली के लिए एनडी स्टूडियो को जब्त करने की बात भी की जा रही थी। आर्थिक तंगी यही कारण है। ये सभी वहाँ के हमारे जो उस एनडी स्टूडियो में काम करने वाले सभी मैन पावर सप्लायर भी हमारे ही कार्यकर्ता है, जिनके भी कई दिनों से बिल नहीं मिले हैं। महेश बाल्दी उसी इलाके से विधायक हैं जहां नितिन देसाई का स्टूडियो है। वो दावे के साथ कह रहे हैं कि नितिन कर्ज की वजह से दबाव में थे। अब पुलिस इन पहलुओं पर जांच कर रही है। सच जांच रिपोर्ट आने पर ही सामने आएगा। कई फिल्म मेकर्स को पहला झटका लगा कोरोना काल में और उसके बाद टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब वो दौर आ गया है जब क्रोमास का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। ऐसे में जो ट्रेडिशनल स्टूडियोज हैं उनका बिजनेस काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। आपको बता दें कि नितिन देसाई ने साल 1987 में टीवी शो तमस से अपना करियर शुरू किया था। नितिन देसाई ने साल 1999 में सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट का डिजाइन किया था। इसके अलावा साल 2001 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान का भी सेट नितिन देसाई ने डिजाइन किया था। देवदास 2002 में फिल्म सुपरहिट फिल्म देवदास के सेट को कौन भूल सकता है। यह भी नितिन देसाई और की कला और क्रिएटिविटी का सबूत है। साल 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर का सेट नितिन देसाई ने ही डिजाइन किया था। नितिन देसाई की कामयाबी सिर्फ इतनी नहीं है, उन्हें 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। फिल्म हरिश्चंद्र फैक्ट्री के लिए महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार उनको मिला था। उनको फिल्म 1942 लव स्टोरी से पहचान मिली थी। मराठी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बतौर एक्टर भी काम कर चुके हैं। इतनी कामयाबी के बाद आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना अपने आप में सवाल है। इस सब के बीच में अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। मानहानि केस में राहुल का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ, माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी तक कह दिया गया, ये निंदनीय है। लोकसभा में लगातार विपक्ष के हंगामे से स्पीकर ओम बिरला नाराज, आज स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठे। आज राज्यसभा से भी विपक्ष ने किया वॉकआउट। मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के सदस्य 31 सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी के निशाने पर झारखंड कांग्रेस नेता इरफान अंसारी आदिवासी समाज के ऊपर सदन में दिए गए बयान को लेकर घेरे गए। अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को लेकर कहा कि एक आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर कल फैसला सुनाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। 27 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने के आदेश को चुनौती दी है। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल। अर्जी में बिहार सरकार ने कहा, आगे बिना उनका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई और आदेश जारी न करे। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई पूरी। कपिल सिब्बल ने कहा, जम्मू कश्मीर से 370 को कभी नहीं हटाया जा सकता। संविधान पीठ में कल भी जारी रहेगी सुनवाई। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। कई दिनों से गायब चीता धात्री की आज बॉडी मिली। वन विभाग ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का पता चलेगा। 20 में से अब तक 9 की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 शामिल थे। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 4 अगस्त तक तेज बारिश होगी और रात 10 बजे